वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर लुकिंग गुड। आज 15 नवंबर 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, 2 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को भी हम देखने वाले हैं, एंड देन वी हैव सम न्यूज़ एंड एमसीक्यू। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर बनाया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स की मदद से आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी, तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। ए लॉस्ट कॉज, द हिंदू का ये आर्टिकल है। गढ़चिरौली एक डिस्ट्रिक्ट है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो महाराष्ट्र का ये मैप है। दिस इज़ अरेबियन सी और ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसका नाम है गढ़चिरौली। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि जो माओइस्ट हैं, जो नक्सल अफेक्टेड एरिया है, उसमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर उनका जो कोर बेल्ट है, जहाँ पर उनकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा है, ये बेल्ट्स उन जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक से ज़्यादा राज्यों की बॉर्डर्स, या फिर 2 से ज़्यादा राज्यों की बॉर्डर्स, या फिर 2 राज्यों की बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं। तो ये क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ गलत चीज़ की और फिर महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र में कुछ गलत किया और तेलंगाना में चले गए, तो ये स्विच करते रहते हैं। क्योंकि राज्य सरकारों की एक पूरी एक ऑपरेशन है, या फिर राज्य सरकारों को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तेलंगाना की पुलिस जो है वो महाराष्ट्र में बिना पूछे या फिर ऐसे ऑपरेशंस करने नहीं आ सकती, राइट, क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। भले ही वो अच्छा काम करे, लेकिन टेक्निकली या फिर लीगली स्पीकिंग तो उनका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो एक लंबे समय से माओइस्ट्स ने उठाया है। अब गढ़चिरौली जो है ये सीवियरली अफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उनमें से सबसे प्रभावित डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है गढ़चिरौली। ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का सबसे पुअरेस्ट, या फिर सबसे आप कह सकते हैं एस्पिरेशनल, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भी गढ़चिरौली है। हाल ही में एक पुलिस ऑपरेशन हुआ यहाँ पर, और 26 जितने ऐसे माओइस्ट को मारा गया। और ये चीज़ यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माओइस्ट जो हैं उनकी ही जान यहाँ पर जा रही है। माओइस्ट ने भी मई 2019 में यहाँ पर एक अटैक किया था, और 15 पुलिस पर्सनल और एक ड्राइवर की हत्या कर दी थी माओइस्ट ने। एक लैंड माइन ब्लास्ट यहाँ पर किया गया था। अप्रैल 2018 की बात करें तो 2 ऑपरेशंस किए गए थे बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, और टोटल 40 जितने माओइस्ट जो हैं उनको यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया था। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स, इस प्रकार के वायलेंस जो हैं वो यहाँ पर चलते रहते हैं, और ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब गढ़चिरौली जो है उसके बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया कि वन ऑफ द पुअरेस्ट इन महाराष्ट्र है। वैसे ये दूसरे स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य है, और जनरली ऐसा होता है कि बॉर्डर शेयर, नॉट राज्य सॉरी, डिस्ट्रिक्ट है। और जनरली ऐसा होता है कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वहाँ पर तो व्यापार काफ़ी अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस काफ़ी सही रहता है। फिर हाईवेज़ के ऊपर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फिर होटल्स, ढाबा, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें चलती हैं। इनको सपोर्ट करने वाली बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का भी बिजनेस चलता है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में फैक्ट्रीज लगाई जा सकती है, और यहाँ पर फैक्ट्री है और दूसरे राज्यों में उनका जो सामान है वो बेचा जा सकता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जनरली स्पीकिंग, ऐसा नहीं है हर एक डिस्ट्रिक्ट की यही सिचुएशन होगी, लेकिन जनरली ऐसा हो सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन गढ़चिरौली जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट बहुत ही स्लो है या फिर ना के बराबर है। उसके पीछे रीज़न, वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ सिक्योरिटी। कौन सी ऐसी फैक्ट्री होगी, कौन सा ऐसा इन्वेस्टर होगा जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बड़ी फैक्ट्रीज लगाएगा? ऑफ कोर्स कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सामान लूटा जा सकता है, आपकी हत्या हो सकती है, एब्डक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस माओइस्ट अफेक्टेड
रीजन की वजह से। अब ये वायोलेंस का जो एक एक दौर है, जो साइकिल है वायोलेंस की, चलती रहती है कि कभी सिक्योरिटी पर्सोनल ने माओविस्ट को हंट डाउन कर दिया, कभी माओविस्ट ने पुलिस पर्सोनल या फिर सिक्योरिटी पर्सोनल की हत्या कर दी। तो ये चीज़ जो है ये चलती रहती है, और ज़्यादातर इसमें जो नुकसान है वो माओविस्ट का ही हुआ है। ज़्यादातर वही उनके ऊपर ही मिशंस ऑपरेशंस किए गए और उनको पकड़ा गया या फिर उनकी हत्या हो गई मुठभेड़ में। तो ऐसी चीज़ें, तो नुकसान जो है वो नक्सल्स का काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जो एक फाइट है वो छोड़ नहीं रहे हैं। और चाइना में जिस प्रकार से रेवोल्यूशन हुआ था, आपको पता होगा, माओइस्ट की जो बैकग्राउंड अगर आप देखें तो उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं चाइना की जो एक रेवोल्यूशन की सोच थी कि वहाँ के जो पीजेंट्रीज थे, पीजेंट्री यानी कि वहाँ के जो गरीब लोग, जो किसान थे, तो उन्होंने उस टाइम की जो सरकार थी उनके सामने हथियार उठाए और फिर एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बाहर आए। तो ऐसा ही कुछ वो, ये जो माओइस्ट है वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमारा देश आज़ाद हो गया, वी आर नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, और भारत सरकार है, राज्य सरकार हैं, इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है अब हमारे देश में। हाँ, मैं मानता हूँ कि परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन परफेक्शन की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। या फिर अगर परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है तो वी कैन ऑल्सो से कि मैच्योरिटी जो है वो धीरे धीरे हमारी डेमोक्रेसी में हमें नज़र आ रही है, चीज़ें काफ़ी मैच्योर हो रही हैं। तो अभी भी अगर आप हथियारों का सहारा लेकर अपनी बात रखने की कोशिश करें तो ये चीज़ जो है वो कोई भी देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। Neither are conditions in India remotely closer to that of China in 1920s, nor are the peasantries who support the Maoists deem as a crucial to their project enamored of the Maoist program or its reliance on guerrilla struggle. जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स हैं वो भी अब इनको ऐसा कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सपोर्ट खत्म हो गया, माओइस्ट भी ये जानते हैं कि जब तक उनको लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ वहाँ घूम भी नहीं पाएंगे। क्योंकि एक एरिया की जो जियोग्राफी है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, तो वहाँ की बहुत सारी चीज़ें, वहाँ की पूरी जियोग्राफी, वहाँ का जंगल आपको पता है, वहाँ के रास्ते आपको पता है। कोई आपके गांव में कोई अननोन व्यक्ति आ जाता है तो भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपने उस व्यक्ति, उस चेहरे को देखा नहीं है। और अगर कोई गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लेट्स से माओइस्ट गैंग में है, तो सभी को पता रहता है वहाँ पर। तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो वहाँ पर स्कूल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, हॉस्पिटल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, फूड सिक्योरिटी, फिर मलेरिया और दूसरे ऐसे जो डिजीज़ेस हैं तो उनसे लोगों को बचा रही है। तो जैसे जैसे लोग डेवलपमेंट को देखेंगे और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि जो माओविस्ट हमें समझा रहे हैं कि सरकार भी आपके विरोध में है, सरकार आपसे चीज़ें छीन लेगी, लेकिन सरकार तो हमें सारी चीज़ें दे रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर बैठता है और फिर माओविस्ट के ऊपर भरोसा कम हो जाता है। और ऐसी ही सिचुएशन हमें, अच्छी बात है कि एक ओवरऑल अगर बिग पिक्चर देखें तो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली है। और इससे अब माओविस्ट्स को भी समझ जाना चाहिए कि दे शुड एंड देयर आर्म्ड स्ट्रगल। ये जो आर्म स्ट्रगल हम कह रहे हैं, या फिर आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड आर्म स्ट्रगल, आई वुड रादर से कि ये जो वायोलेंस का रास्ता जो उन्होंने अपनाया है इसको छोड़कर दे कैन कम जॉइन द मेन स्ट्रीम, और वहाँ पर बातचीत के माध्यम से और दूसरे भी ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनके माध्यम से नॉन वायलेंट तरीके से आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो रख सकते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। Maharashtra must not rest on its success in military diminishing the Maoist threat in Gadchiroli. महाराष्ट्र सरकार को जो मिलिटरीली सक्सेस मिल रहा है तो इस सक्सेस के ऊपर, मीन्स ये सक्सेस मिल गया आपको तो बैठ नहीं जाना है। वी हैव टू वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ट्राइबल पीपल। इट मस्ट एक्ट कंटिन्यूली इन विनिंग ओवर द सपोर्ट ऑफ ट्राइबल्स। जितनी आप ट्राइबल्स की मदद करेंगे, उनके हित के बारे में स्कीम्स निकालेंगे और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उतना ही माओविस्ट का जो यहाँ पर एक माओविस्ट की पकड़ है, ग्रिप है, वो कमज़ोर होगी। लोगों के सपोर्ट के बिना ना तो सरकार जीत पाएगी और ना तो कभी माओविस्ट जीत पाएंगे। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, दे आर द मेन यू कैन से मेन डिसाइडर्स
कि माओइस्ट जीतेंगे या फिर सरकार जीतेगी, डेमोक्रेसी जीतेगी या फिर माओइस्ट जीतेंगे। ये ट्राइबल्स की जो एक्ट हैं, ट्राइबल्स जिस दिशा में काम करेंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट इन इंडियाज कोविड-19 फाइट, द हिंदू का ये आर्टिकल है। गढ़चिरौली की तरह एक और डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाना चाहूँगा, और ये डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ये मध्य प्रदेश का मैप है, एंड दिस इज झाबुआ। अब यहाँ पर कोविड रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सेकेंड वेव के टाइम पर मध्य प्रदेश में ये जो झाबुआ है, यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं था। किसी ने ये सुना था कि वैक्सीनेशन अगर आप लेंगे तो आपके हाथ पैर आपको कटवाने पड़ेंगे। किसी ने ये सुना था कि जो वैक्सीन लेता है तो उस व्यक्ति की थोड़े ही समय में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी अफवाहें जो हैं वो यहाँ पर चल रही थी। ड्यूरिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, ऑफिशियल्स डीप इनसाइड मध्य प्रदेश ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैड टू कंटेंड विद एन एडिशनल क्राइसिस, vaccinating a people firmly resistant to any coronavirus vaccines. सेकेंड वेव के टाइम पर यहाँ पर जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा पूरा बेल्ट, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिनके गांव में और इन जनरल लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैंने जो आपको बताया था ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ पर चल रही थी। 15 अप्रैल 2021 की बात करें तो 10% से भी कम एलिजिबल जो पॉपुलेशन है उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया था। तो जस्ट इमेजिन, अगर आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप यहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, या फिर आप यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके इंचार्ज हैं, या फिर एक लीडरशिप पोजीशन के ऊपर हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप लोगों को फोर्स करेंगे? क्या आप लोगों को वार्निंग देंगे कि आप अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे तो मैं आपके साथ ये करूँगा, वो करूँगा, एक्सेट्रा? क्या ऐसी चीज़ों से काम हो सकता है? द आंसर इज़ नो। आज का ज़माना जो है इट इज़ अबाउट कोलैबोरेशन। आप हर जगह पर देखिए, दो बिजनेसेस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। दो व्यक्ति या फिर दो से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक कंपनी को भी देखेंगे, एक सक्सेसफुल कंपनी जैसे कि टाटा है, रिलायंस, एंड देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि जितना अच्छा लोगों के अंदर कोलैबोरेशन होगा, टीम को पता होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि लेट्स से कि पेट्रोल पंप की बात करें, तो एक पेट्रोल मार्केटिंग कंपनी जो है जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, तो टॉप मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हमें कस्टमर को, देखिए पेट्रोल तो कस्टमर आपके वहाँ पर आएंगे ही, तो आप ऐसी कौन सी चीज़ कर सकते हैं जिससे लोग आपके वहाँ पर ही, आपके पंप्स में ही आए, चाहे आप HP हैं, शेल हैं, या फिर IOC हैं, जो भी अलग अलग कंपनीज के पंप्स अवेलेबल हैं, या फिर रिलायंस। आई एम नॉट श्योर वेदर रिलायंस के पंप्स अभी भी हैं या नहीं, बट दिस 3 आर इनफ, इजंट इट, फॉर एग्जांपल। तो टॉप मैनेजमेंट ये तय करता है कि हम लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा करेंगे भी, हम लोगों को एक अच्छा अनुभव देंगे जब वो हमारे पेट्रोल पंप्स में आएंगे पेट्रोल डलवाने के लिए, चाहे वो 1 लीटर पेट्रोल डलवाए या फिर अपनी कार की फुल टैंक करवाए, दे विल हैव लिटिल बिट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। तो अगर पेट्रोल पंप में ये तय किया मीन्स टॉप मैनेजमेंट ने कि जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो लोग उनको ग्रीट करेंगे, जो पेट्रोल पंप फिलर्स हैं वो कहेंगे नमस्ते, वेलकम टू आवर पंप, और ऐसे उनका पेट्रोल फिर उनको रिसीप चाहिए, क्या उनको फ्री एयर अपने टायर्स में भरवानी है, उनकी कार है तो लेट्स से कि क्या आपको आपकी जो विंड स्क्रीन है, जो आपके आगे का शीशा है, क्या आप उसको साफ़ करवाना चाहते हैं, क्या आप इंजन ऑयल चेंज करवाना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे प्रीमाइसेस में अवेलेबल हैं। और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि वॉशरूम्स हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो वो क्लीन, नीट एंड क्लीन हो, ऑर्डर फ्री हो, ऐसी चीज़ें वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ें की जाए तो फिर कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहेगा।
लेकिन अब इस चीज़ को करने के लिए क्या आप ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे तो क्या लोग वो करेंगे? द आंसर इज नो। आपको उनको, भले ही आप उनको सैलरी दे रहे हैं, भले ही वो आपके पंप में काम कर रहे हैं, वो अपना 100% नहीं देंगे अगर आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया तो। आज के ज़माने में एवरीवन इज स्मार्ट, उनको पता है कि कंपनी का इसमें फ़ायदा होगा, हमारा क्या फ़ायदा है। तो अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम आप उनसे करवा रहे हैं तो यू हैव टू गिव देम एक्स्ट्रा मनी। थोड़ा बहुत उनको भी अच्छी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा आपको, ये वो एक्सेट्रा। तो ऐसे कुछ चेंजेस किए जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि नहीं, ये कंपनी जो है उसमें मुझे काम करने में मज़ा आता है। सेम थिंग अप्लाइज विथ दिस सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स एज वेल, कि अगर लेट्स से कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर आपके सरपंच हैं या फिर जो भी लोकल लीडर हैं वो जाकर दादागिरी करे या फिर उनको चीखे चिल्लाए और उनको कहे कि नहीं, ये लगवाना ही पड़ेगा वरना आपको गेहूं नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, तो लोग जो हैं वो, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग फिर रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और फिर इवेंचुअली ये क्लैश के बीच में होगा क्या, कोविड जो है वो फैलता रहेगा और उसके बाद चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर चली जाएगी। तो कोलैबोरेशन से, टीम वर्किंग से, कम्युनिकेशन से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है और यही चीज़ यहाँ पर की गई। इसको कहते हैं खाटला बैठक। खाटला बैठक जो है, खाटला यानी कि खटिया, कि आप एक साथ बैठते हैं और चीज़ों को बहुत ही लाइट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बातचीत के माध्यम से। तो यही ऐसी कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर ट्राई की गई और फिर पता चला कि जुलाई में झाबुआ में जो वैक्सीनेशन है ये 5 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। लगभग 40% जितने एलिजिबल लोग जो थे उन्होंने कम से कम एक वैक्सीन का डोज जो है वो लगवा लिया था। दूसरी जगहों पर भी ऐसे अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिले कि महिलाओं को, दूसरे जो एरियाज थे, यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र के ही दूसरे एक जगह पर ऐसा हुआ कि वहाँ पर ऐसा ट्रेडिशन है, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन में ऐसा ट्रेडिशन है कि अगर आप किसी को वेलकम कर रहे हैं तो वहाँ पर टर्मरिक स्मियर्ड राइस, जो कहते हैं ना, पीले राइस बनाए जाते हैं जिसमें टर्मरिक ऐड किया जाता है, हल्दी ऐड की जाती है और हल्दी की एक स्मेल रहती है, एक अरोमा रहता है। और ऐसे राइस जो हैं वो जब मेहमान आते हैं तब बनाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे राइस बनाए गए और जब लोग वैक्सीनेशन के लिए आते थे तो उनको ऐसे राइस जो हैं वो दिए जाते थे। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी ये चीज़ अच्छी लगी कि एक प्रकार की इट वाज अ सॉर्ट ऑफ इनविटेशन कि आप आइए यहाँ पर, चावल खाइए और इसी के साथ आपको वैक्सीनेशन भी दिया जाएगा। तो ये भी चीज़ जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। फरवरी 2021 की बात करें तो जब वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, जानेफल नाम का जो रीजन है, औरंगाबाद में पड़ता है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ पर 500 जितने रेजिडेंट्स थे और वहाँ पर लोग, अगेन कुछ अफवाहें चल रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए क्या किया गया? ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वहाँ के सरपंच हैं, विलेज हेड्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन लिया और वो जो वैक्सीनेशन उनको इंजेक्शन दिया जा रहा था तो उसकी तस्वीरें खींची गई और फिर ये तस्वीरें अलग अलग जगहों पर लगाई गई, पेंटिंग्स बनाए गए, ये सारी चीज़ें की गई। और लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये 27 फरवरी, उस दिन हनुमान जयंती थी और यहाँ के जो लोग हैं, इस रीजन के लोग, वो हनुमान जी में काफ़ी आस्था रखते हैं। तो उसी दिन पर ये प्लान किया गया, रखा गया और बहुत ही बड़ी मात्रा में लोग आए और उन्होंने अपना टीकाकरण करवाया। नीलगिरी तमिलनाडु में भी ऐसी ही चीज़ें, जो वैक्सीन हेजिस्टेंसी थी तो उसको रोकने के लिए ट्राइबल लैंग्वेज में सॉन्ग्स बनाए गए, गाने बनाए गए और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी आवाज़ में चीज़ों को रिकॉर्ड किया गया और उनकी अपील जो है लोगों के कानों तक पहुँचाई गई। और जब कोई जानी पहचानी आवाज़ आपको कुछ कहती है तो ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। अमिताभ बच्चन साहब अगर आपको कुछ कहेंगे तो आप उस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा मानेंगे कंपेयर टू कोई फॉरेन का कोई एक्टर है जिनको आप नहीं जानते और वो कुछ कहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हु इज़ दिस गाय और हु इज़ दिस गर्ल। लेकिन अमिताभ बच्चन है या फिर कोई जानी पहचानी आवाज़ है, आपके ही लोकल लीडर अगर आपको अपील कर रहे हैं तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग फिर वैक्सीनेशन करवाएंगे। और यही चीज़ नीलगिरीज में हुई। तो ये सारी चीज़ों में कॉमन थ्रेड क्या है?
एक तो मैंने आपको बताया कोलैबोरेशन, जो जब आप ऑफिसर बनेंगे तब आपको ये चीज़ बहुत काम आएगी। और एक और चीज़, अगर आपको कोई बदलाव करना है, समाज में कोई चीज़ चेंज करनी है, तो आपको वहाँ का कल्चर समझना पड़ता है। जब तक आप लोकल कल्चर को नहीं समझेंगे तब तक आपको कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। जन धन योजना जो है, तो जन धन योजना सक्सेसफुल क्यों हुई? इसलिए क्योंकि जिसने भी इसको डिज़ाइन किया उन्होंने लोकल कल्चर को समझा था। उनको पता था कि एक गरीब व्यक्ति जो है, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति कभी बैंक जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते थे कि आपका खाता खोलना जो है इट वाज लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन इस चीज़ को इजी बनाया गया कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आएंगे, आधार लेकर आएंगे, तो आपका खाता जो है वो खुल जाएगा। एक ही आईडी से आपका खाता खुल जाएगा। तो जब चीज़ों को इजी बनाया गया, आपको कोई डिपॉजिट में पैसे नहीं रखने हैं, आप आइए खाता खुलवा लीजिए और आपको डेबिट कार्ड और ये सारी चीज़ें दी जाएगी, फिर आपको जब यूज़ करना। तो जब चीज़ें आई तो लोग धीरे धीरे इसको यूज़ करने लगे और एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया, क्योंकि कल्चर को समझा कि लोगों के अंदर क्या डर है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लॉकडाउन लगाना है, आपको अनलॉकिंग करना है, लोगों को अगर आपको समझाना है किसी चीज़ को, लोगों को पार्टनर बनाएंगे, कल्चर को समझेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, तो फिर बदलाव जो है वो आ सकता है। तो जब भी आप ये बात सुने कि ये चीज़ हमारे देश में कभी नहीं हो सकती, दिस इज़ इम्पॉसिबल, तो ऐसा नहीं है। यू कैन, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली मेहनत की जाए और ये सारे कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाए, देन यस वी कैन चेंज द थिंग्स अराउंड अस। क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस, द हिंदू का ये आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आपको ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग, ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर। नवंबर महीने का जो भी फर्स्ट थर्सडे होगा, इसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं होगी, फिक्स डे है, फर्स्ट नवंबर ऑफ सॉरी बेग यू पार्डन, फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर। और ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। तो ये दिन पर क्या होगा, इस दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस आए इस चीज़ को लेकर कि स्कूल्स में बच्चों को बुली ना किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए। एंड सेकंड थिंग, साइबर बुलिंग भी इसमें ऐड कर दिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द एम इज़ टू रेज अवेयरनेस, ताकि ऑनलाइन वायलेंस जो चल रहा है, साइबर बुलिंग है, इसके बारे में स्कूल्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सभी को इसके बारे में पता चले, अवेयरनेस क्रिएट हो। हमारे देश में 5 से 11 साल के उम्र के बच्चों की बात करें तो हमारे देश में 71 मिलियन ऐसे बच्चे हैं, 71 मिलियन। और टोटल जो इंटरनेट यूज़र्स हैं हमारे देश में 500 मिलियन जितने हैं, उनके 14% ये 70 मिलियन होते हैं। 14% लोग या फिर जो यूज़र्स हैं वो 5 से 11 साल की उम्र में हैं। 12 से 29 ईयर्स की बात करें तो 500 मिलियन का 2/3 जितना जो है वो इस ये ग्रुप जो है ये 2/3 फॉर्म करता है कि 12 से 29 ईयर्स के जो यंगस्टर्स हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, दे आर इंटरनेट यूज़र्स। अब कोविड के टाइम पर क्या हुआ, स्कूल्स, ट्यूशन्स, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स उनके हाथों में दिए गए। अब पेरेंट्स भी इतनी सारी चीज़ें नहीं जानते। पेरेंट्स तो क्यों कोई पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को स्मार्टफोन क्यों देगा? वो इसीलिए देता है क्योंकि सबसे पहले तो वो उनको प्यार करते हैं। सेकंड थिंग इज़ कि वो चाहते हैं कि उनका भी बच्चा जो है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, वो पीछे ना रह जाए। तो इसी चीज़ एक पॉजिटिव तरीके से ही बच्चों को ये स्मार्टफोन और ये सारी चीज़ें देते हैं। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रहे हैं या फिर दुरुपयोग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बच्चे जो हैं उनको सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में उतनी ज़्यादा चीज़ें पता नहीं रहती हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको हम
आइडेंटिफाई करें और उनको सॉल्व करें। तो अनसुपरवाइज्ड स्क्रीन टाइम जो है कोविड के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और ऐसे ही समय में ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन थ्रेट देना बच्चों को, उनको एक्सटोर्ट करना, उनसे पैसे ले लेना, ये बहुत सारी चीज़ें हुई। हमने कोविड के टाइम पर यह भी देखा था कि कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की। वो कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलते थे और उनमें वो पैसे हार गए, और जो लोग थे वो उनको धमका रहे थे कि ये नहीं किया तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आपके पेरेंट्स को बता देंगे, बदनाम कर देंगे आपको, और ऐसा प्रेशर जो है बच्चे सह नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये साइबर बुलिंग और ये सारी चीज़ें आज बहुत ही कॉमन हो जाएगी, क्योंकि आंकड़ा आप देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। और साइंटिफिक एविडेंस भी ये कहता है कि जब भी किसी बच्चों को या फिर कोई छोटा बच्चा है, अगर वो स्कूल में उनको बुली किया जाता है या फिर साइबर बुली होता है, तो उसके एजुकेशन, उसके हेल्थ, उसके वेल बीइंग, सारी चीज़ों के ऊपर इसकी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होती है, और वो ये सारी नेगेटिव इम्पैक्ट ताउम्र उस बच्चे को परेशान कर सकती है। 2020 में एक स्टडी किया गया प्लान इंटरनेशनल के द्वारा, और इसमें 14,000 जितनी महिलाएं जिनकी एज 15 से लेकर 25 हैं और 22 कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पर यह सर्वे किया गया, तब पता चला कि एशिया पैसिफिक रीजन में 58% गर्ल्स ने यह कहा कि उनके साथ कभी ना कभी ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ है। 58% ने यह कहा कि उनके साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है। तो ये ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर बुलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ही भयानक है। इसको लेकर हमारे अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। इसको लेकर बच्चों के साथ डिस्कशन भी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कोई हो रहा, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, देन यू शुड टेल योर पेरेंट्स, यू शुड टेल योर टीचर्स, पेरेंट्स, समवन हुम यू ट्रस्ट, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग फेज से ही हम बचा सकें। और इसको लेकर गवर्नमेंट को भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वी हैव टू क्रिएट डेडिकेटेड पुलिस फोर्स एज वेल, कि ऐसी अगर कोई चीज़ हो रही है तो इनको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और ऐसे लोगों को सज़ा भी मिले। तो उसको लेकर भी हमें सेटअप क्रिएट करना होगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। पता नहीं मेरा नाम यहाँ पर कैसे आ गया, इसका टाइटल होना चाहिए फाइनेंशियल न्यूज़। एनीवे, इग्नोर दिस बिट। राइट, तो आपने शायद न्यूज़ में देखा होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने एक स्कीम लॉन्च की है आरबीआई की। इट इज़ रिटेल डायरेक्ट स्कीम, RDS। अब ये स्कीम क्या है, विल टॉक अबाउट इट। रिटेल डायरेक्ट स्कीम, इसमें बेसिकली ये है कि आप सरकारी जो बॉन्ड्स हैं या फिर GSEC हैं, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, तो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम आप कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मिनिमम जो है दैट इज़ 10,000 रुपीज़, और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लोग ऐसी स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट क्यों करें? वाई यू विल इन्वेस्ट इन दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम्स? उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो आपके पैसे सरकार के पास हैं तो सिक्योर हैं। दूसरी चीज़, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तो आप कंपेयर करेंगे कि क्या इसके अल्टरनेटिव में कोई दूसरी स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। अगर हैं तो उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसमें अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे तो आप उसी चीज़ में पैसा रोकेंगे अपना, इज़न्ट इट? RDS जो है ये एक ऐसी स्कीम है जो भारत को एक एलीट क्लब ऑफ नेशंस में लेकर जाएगी। बहुत ही कम देशों में इस प्रकार की स्कीमें चलती हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलता है। जब आप दूसरी स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट, जैसे कि आई हैव सम नेम्स हियर, सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.6% जितना रिटर्न मिलता है, और डेट गिल्ट फंड्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 8.77 जितना आपको मिलता है 10 साल के पीरियड को अगर देखें। लेकिन बॉन्ड्स जो हैं उसमें आपको 6.36% मिलता है, और इसके पीछे वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि आपको जो पैसे मिलेंगे उसके ऊपर आपको फिर कैपिटल टैक्स भी पे करना, कैपिटल गेन टैक्स जो कहते हैं वो भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिमांड ये की जा रही है कि अगर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर हमें ग्लोबल फाइनेंशियल टेक के पैसे अट्रैक्ट करने हैं, अगर हम चाहते हैं कि लोग इसमें पैसे और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, तो हमें उनको टैक्स एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। कि अगर आपने इस प्रकार के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो लेट्स से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप अपने पैसे वापस लेते हैं और इंटरेस्ट के साथ आपको बहुत सारे पैसे वापस आए, तो फिर वो टैक्स फ्री होने चाहिए। उसके ऊपर अगर आप टैक्स लेंगे तो फिर वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स रिटर्न जो है उस व्यक्ति का कम हो जाएगा, तो फिर लोग जो है वो ऐसे बॉन्ड्स में, इस प्रकार की स्कीम्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो
लेट्स होप के अब आरबीआई भी कोशिश कर रही है, तो उनका भी सजेशन ये है, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अपने अपने टेबल पर रखेगी और इसके ऊपर काम किया जाएगा। बिटकॉइन की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में यू कैन से कि एक एक प्रकार का, आई वोंट यूज़ द वर्ड डिस्प्यूट, लेकिन एक चीज़ को लेकर दोनों के व्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है, अलग अलग व्यूज़ हैं। सरकार जो है, एक प्राइम मिनिस्टर साहब की अध्यक्षता में एक क्रिप्टो करेंसी को लेकर सैटरडे को एक मीटिंग हुई और उसमें सेंट्रल बैंक भी शामिल थी, आरबीआई भी थी। तो यहाँ पर सरकार का कहना यह है कि देखिए बहुत सारे लोग अब क्रिप्टो में पैसे ऑलरेडी इन्वेस्ट करने लगे हैं और किए हैं पैसे, तो क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता और ये शायद पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो एटलीस्ट सरकार जो है वो कुछ रेगुलेशंस, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे और लोग अगर चाहे तो बिटकॉइन और दूसरे जो भी कॉइन्स अवेलेबल हैं उनमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखे तो इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक कंप्लीट बैन होना चाहिए। अब इसके कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि अगर ओरिजिन की बात करें तो कहाँ पर किसने किससे बिटकॉइन लिया, ये सारी चीज़ें भी, इसका कोई प्रॉपर डेटा आरबीआई के पास अवेलेबल नहीं है, सरकार के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये वर्चुअल करेंसीज जो हैं, आरबीआई ने कहा ये इनटेंजिबल हैं, इसकी क्या वैल्यू, मीन्स इसकी बिटकॉइन है, लेट्स से बिटकॉइन 1 लाख रुपए का है, आई एम नॉट श्योर व्हाट द प्राइस इज, आई डोंट फॉलो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेट्स से कि 1 लाख रुपए का है, तो ये 1 लाख रुपए वैल्यू कौन थे, मीन्स कोई 1 लाख रुपए की कोई चीज़ आपको बदले में मिलेगी, आपको एक डिजिटल कॉइन मिलेगा और मार्केट में बात चल रही है कि ये 1 लाख रुपए का है, ये कल 10,000 रुपये भी हो सकता है और 1 रुपया भी हो सकता है या फिर 100 करोड़ भी हो सकता है। इसकी रिस्क ज़्यादा है तो फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा है और लॉस होंगे तो वो भी ज़्यादा होंगे। ना तो कोई रेगुलेशन है, ये टैक्सेशन को चैलेंज करते, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स जो आरबीआई के हैं ये भी वैलिड हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए भी ये चिंता का विषय है कि टेरर फंडिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हो सकती हैं। तो इट्स नॉट एन ईजी टॉपिक, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर सरकार ने यस और नो कह दिया, इसके ऊपर और ज़्यादा बातचीत होगी, डिलिब्रेशंस होगा, क्योंकि जापान जैसे देश हैं जिन्होंने परमिशन दी है, चाइना जैसे देश ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगाई है, इंडिया ने फाइनल कोई स्टैंड नहीं लिया, एक बिल आया था लेकिन फिर उस बिल के ऊपर और ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, ख़ास एक अलग से पार्लियामेंट्री कमेटी इसको देख रही है, एक्सपर्ट कमेटी देख रही है, तो अभी भी चीज़ें फाइनल नहीं हुई है। तो ये जो डिस्कशन हुई है प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता की सरकार की डिस्कशन जो हुई है जिसमें आरबीआई भी थी शामिल, तो लेट्स होप के इससे कोई फाइनल सॉल्यूशन या फिर एक कदम और हम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इनको प्लीज़ देख लीजिएगा। जो मैंने सैटरडे को प्रश्न पूछा था उसका आंसर है यूएई। आज के लिए एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।